नमस्कार। शोमर रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आप लोगों से निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करेगा, कमेंट जरूर करें। खासकर जो सनातनी लोग और राष्ट्रवादी हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। आज मैं बात कर रहा हूं जो इस समय सबसे हॉट टॉपिक है, जो कल और परसों 2-3 दिन में जो है पाकिस्तान नेपाल में हुआ। नेपाल में क्या हुआ आप लोग सब देख रहे होंगे क्या हो रहा। वहां पर एक क्रांति हो गई, तख्ता पलट हो गया। जो वर्तमान सरकार थी, हालांकि वो सरकार कम्युनिस्टों की सरकार थी, जो उसके ओली केपी शर्मा ओली जो है इसके प्रधानमंत्री थे, ये कम्युनिस्ट थे। इससे पहले भी लगभग राजशाही खत्म होने के बाद से कम्युनिस्टों का ही प्रभाव रहा। कुछ समय तक के लिए जो है नेपाल कांग्रेस का भी रहा, लेकिन वो इतनी वो नहीं थी, बुरी नहीं थी जितनी बुरी ये है जो कम्युनिस्टों का वो था, राज चला। तो ये जो ये तख्ता पलट हुआ, इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि जनरेशन जेड इसने तख्ता पलट किया। थोड़ा सा मैं आपको जनरेशन जेड के बारे में बता देता हूं। जनरेशन जेड वो जनरेशन है जो 1997 से लेकर के 2015 तक के बीच ये लोग पैदा हुए हैं, यानी वो आज के डेट में वे युवा हैं। और युवा कैसे हैं कि जिनका सारा ध्यान, जो ज्यादातर टेक से भी हैं, वो इंटरनेट हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, जो भी आज तकनीकी क्रांति आई, ये उसका है। ये उस जनरेशन के लोग हैं जो उसको मानते हैं, जिनका सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ इसी पर है। हालांकि ये भी मानते हैं कि भाई ये लोग, इसके अलावा भी मानते हैं कि ये जो जनरेशन है ये इनोवेटिव है और बहुत सी चीजें ऐसी कही जाती है और परंपरागत सोच से अलग है। तो ये तो अगर परंपरागत सोच से अलग है, और जो जिस जनरेशन की बात की जा रही, जूमर जो जिसे कह रहे हैं, जो दिन रात उसी में पड़ी रहती है, तो इसमें सोचने की भी बात है। एक आम समाज के लिए वो कट गया, सब कुछ हर जगह से कट गया। उसका सारा विश्वास इसी पे, ऑनलाइन गेमिंग यहीं से होती है। जितने भी गलत सही काम जो होते हैं वो सब अब इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। तो उसने, जो कम्युनिस्ट सरकार थी, केपी ओली शर्मा की सरकार थी, उसने इस पर बैन लगाया और उस बैन के खिलाफ एकदम पे हिंसा भड़की। लेकिन अगर आप देखेगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो तख्ता पलट हुआ उसके पीछे यही कारण होगा, नहीं। हमारे इससे पहले हमारे अड़ोस पड़ोस में कई जगह हो चुका है। श्रीलंका में हो चुका है, बांग्लादेश में हो चुका है, अब नेपाल में हुआ, इससे पहले म्यांमार में भी हुआ। और इस तरह के प्रयास जो है चलते रहते हैं। इसमें मुख्य खिलाड़ी कौन है? चीन है। लेकिन ये तो चीन समर्थक सरकार ही थी, तो ये माना जा रहा है कि इसके पीछे सीआईए के लोग हैं। 3 दिन में कोई भी सरकार किसी भी सरकार का तख्ता पलट नहीं हो सकता, किसी भी सरकार का, जब तक उसको कोई बाहरी मदद ना मिले। तो ये जो है, क्योंकि इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उसमें चीन और अमेरिका दोनों दो ध्रुव है। अभी ट्रंप ने कहा भी है कि भाई ये चीन ब्लैक राष्ट्र है, और जब हमने भारत और रूस को खो दिया है चीन के उसमें, तो एक संभावना यह भी व्यक्त की जा सकती है कि सीआईए का या इसका अपरोक्ष रूप से हाथ हो। और इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पाकिस्तान में देखिएगा, बहुत दूर जाने की जरूरत है। हमारे दूसरी तरफ जो है दानी वो पाकिस्तान है, वहां क्या हुआ? वहां आज कौन सत्ता में? असीम मुनीर कौन है, क्यों सत्ता में? वो तो मात्र एक जनरल था, लेकिन वो प्रधानमंत्री को किनारे कर दिया गया। बेचारा जो है उसको समझ नहीं आता मैं कैसे प्रधानमंत्री हूं। जैसे कभी हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते, आज शहबाज शरीफ की भी वही स्थिति है और अच्छी सत्ता आ गई मुनीर के पास। क्यों? क्योंकि वहां भी समीकरण बदले। चीन का पहले प्रभाव था उस पर, पाकिस्तान जो है बिल्कुल उसकी गोद में बैठा रहता, और अपनी वो जियो पॉलिटिक्स को चलते हुए, अपने जो उनको अमेरिका को उस तरफ जो चाहिए था वेस्ट एशिया में और उसके आसपास अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को उसकी जरूरत थी, तो उसने वहां तक पलट करा दिया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई वैसी बात नहीं है। और इवन आप ट्रंप की बात छोड़िए, भारत में भी लगातार प्रयास हुए हैं, डेमोक्रेट के टाइम पर हुए हैं, जो एड करके आदि थे यहां पे जो है इस ढंग से, और जो सैकड़ों किस्म के एनजीओ थे जो हर भारत के हर मामले में, हर विकास की परियोजनाओं में टांग अड़ाते थे।
तो ये सब इनका एक धंधा ही है, जहां इनके पसंद की सरकार ना हो वहां जाकर के विद्रोह करवा दो, किसी ने तख्ता पलट करा दो। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है कुछ लोग इनके उसमें आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीआई की यहां चल जाएगी। अगर सीआई की या उसकी चलती तो भारत के बराबर ही चीन भी है, अगर कर सकता हो तो चीन पे कर ले। नहीं, अब इन छोटे मोटे देशों में जो ये क्रांतियां हो रही है या जो तख्ता पलट हो रहे हैं, या इवन कुछ साल पहले एक दशक पहले जो अरब कंट्रीज में हुआ था, सीरिया में हुआ था, कई जगह हुआ था, जैसे इन्होंने कहा अरब स्प्रिंग करके कुछ कहा था, इन्होंने नाम दिया था। लेकिन अब इसमें बात में इस बात का जिक्र नहीं कर रहा हूं और न इसका विश्लेषण कर रहा हूं कि ये चीन ने कराया या अमेरिका ने कराया, क्यों कराया, क्या है इसका परिणाम, क्या होगा। परिणाम तो खैर वही होगा जो आज बांग्लादेश का है, बुरी हालत में हो। जो श्रीलंका का हो गया था, जब चीन की गोद में बैठ गया था, चीन ने तो कहा भाई पैसे निकाल और ये पोर्ट वोर्ट सब मुझे दे दे। अल्टीमेटली भारत ने फिर उसको मदद करी, आज वो जो है भारत के पक्ष में है। तो मैं जो मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं कि जब ये सब हुआ और 2-3 दिन से जब ये चलता रहा, कभी उनके सबसे पहले वित्त मंत्री, कुछ मंत्रियों ने खुद इस्तीफा दे दिया, फिर वित्त मंत्री को पकड़ पकड़ करके सड़कों में घुमाया, मार मार करके ले जाते गए, और ऐसे अन्य मंत्रियों को जो है उनके साथ हो किया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को तो घर जलाया तो मर गई। इस ढंग से जो घटनाएं हुई उस पर भारत में इंडी गैंग द्वारा क्या प्रतिक्रिया हुई वो देखने की बात है। वो इसकी तुलना भारत से कर रहे हैं। भाई अगर तुम भारत से कर रहे हो तो ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो तो यही कह रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो इंडी गैंग का तो पहला स्तंभ भ्रष्टाचार का ही है। भाई अगर जो इंडी गैंग है, इंडी अलायंस जो है जिसे कहते हैं, उसकी क्या दो ऐसे कॉमन सूत्र है जिस पर ये एकता है इनकी। एक तो भ्रष्टाचार, कांग्रेस से लेकर के, समाजवादी पार्टी से लेकर के, आरजेडी से लेकर के जितने भी ये हैं, ये सब हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। और दूसरा जो है परिवारवाद, मुलायम का बेटा अखिलेश, लालू के तेजस्वी यादव, ऐसे अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल्ला, इस ढंग से जो है ये सब वो लोग हैं। डीएमके में करुणानिधि के बाद स्टालिन के बाद उसका बेटा, उसकी तैयारी हो रही है। तो जितने भी लोग हैं ये सब वही है, परिवारवादी। तो दो ही चीज इनमें कॉमन है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। तो मैं आगे कह रहा हूं, तो इस सारे के सारे जो है इसकी कल्पना जो है, इसको भारत से जोड़ने के जो उसमें हुआ, जो आज नेपाल में हो रहा वो कल जो है भारत में होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किस किस ने कहा। सबसे पहले कहा संजय राउत, आप जानते होंगे, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को डुबाने वाला संजय राउत। वो कह रहा नेपाल टुडे, ये स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान, भारत माता की जय और वंदे मातरम। और टैग किसको किया उसने? बीजेपी इंडिया और नरेंद्र मोदी को। ये एक उमाशंकर सिंह कोई पत्रकार है, उसने एक वो डाली है, वहां की फोटो डाली कि अपने हकों के लिए जागा हुआ एक युवा ऐसा दिखता है, नेपाल की कोई तस्वीर डाली, तो उस पर इसका ये हुआ। अब एक दूसरी वो न्यूज 24 ने दिया, नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। नेपाल में उग्र प्रदर्शन जो है उग्र हुआ। तो इस न्यूज पर उसने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करी संजय राउत ने? ये हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और फिर वही टैग जो किया है, मतलब पहले तो उसने उमाशंकर सिंह के उसमें किया, वही चीज इसने जो है न्यूज 24 के बारे में वो किया। अब मैं आपको बताता हूं सबसे शर्मनाक स्थिति कहां है। एक आईपी सिंह है, अखिलेश की पार्टी का आईपी सिंह। तो वो क्या कहता है, उसने लगातार इस पर किया, नेपाल टुडे टुमारो इंडिया, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश के युवाओं, छात्रों से अपील है कि कमर तोड़ महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी खिलाफ कैंपस छोड़े कह रहा। ये वो कह रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात वो लोग कर रहे हैं जो जिनका जो है बाल तक जिनके मालिक जो है भ्रष्टाचार में फंसे। मुलायम सिंह क्या थे? एक साधारण से मास्टर थे और आज हजारों करोड़ के मालिक है। तो भ्रष्टाचार से पैसा नहीं आया तो क्या घर में वो लगा। और इसी का एक और है, इसी आईपी सिंह का 75 वर्ष का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। जनता का चुनाव है भाई, क्या मतलब है? मतलब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को बंधक बना दिया है मोदी सरकार ने।
ये उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में कुछ वो किया, 55 लोगों को वोट नहीं डालने दिया, अपने लोगों ने इनके वोट नहीं डाले, तो उसके लिए जो है उसके लिए सरकार को पूछा जा रहा। अब एक आज तक की न्यूज आई, नेपाल हिंसा पर केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई भारत के, पीएम मोदी ने नेपाल के युवाओं से की शांति की अपील। तो इस पर क्या लिखता है आईपी सिंह, जो खुद तानाशाह है, जिसने आम लोगों का खून चूसा है। सुनिए आप, जो खुद तानाशाह है, वो तानाशाह है जो तीसरी बार जिसको जनता ने चुना, और अभी 1 साल भर ही हुआ वो तानाशाह हो गया। साल भर पहले जिसको तीसरी बार चुना गया वो तानाशाह हो गया। भ्रष्टाचारियों घोटालेबाजों का संरक्षक है वो व्यक्ति नेपाल में शांति की अपील कर रहा है, जिसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। ये इनका जो है एक मतलब जो रटा रटा, इनके पास कुछ है नहीं, कुछ भी मर्जी आ गए बोल लो। 75 वर्ष की उम्र में सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। ये लोग बैठे हुए थे कि 75 साल में ये सत्ता छोड़ देंगे, फिर हमारे लिए मौज आ जाएगी, क्योंकि ये तो मान चुके हैं इंडिया अलायंस वाले चाहे कांग्रेस वाले कि मोदी जी के रहते वो लोग कभी भी सत्ता में नहीं आ सकता। मोदी जी के रहते इनमें से कई पार्टियां भी खत्म हो जाएगी। तूफान भारत की ओर आ रहा है। सुनिए आप, भागने की जगह नहीं मिलेगी। बताइए भाई, भारत ही क्यों, बगल में चीन है वहां क्यों नहीं, लेकिन कहेंगे तूफान भारत की ओर आ रहा है। एक ऐसे ही उनकी फोटो, तो उसमें उसने जो वहां के पुलिस है उसकी फोटो है, उसमें वही लिखा नेपाल टुडे टुमारो इंडिया। ये मान के चल रहे कि भारत में भी यही होगा, और ये मान के नहीं चल रहे, ये इनके दिल के अरमान है, और आज से नहीं है, कई समय से चल रहा है। ऐसी स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी ऐसे उसमें एक फोटो आएगी, डिप्टी पीएम को दौड़ा कर पीटा। तो इसमें क्या करें, आज से भाजपाइयों को डराने वाले सपने आएंगे, देर रात उठकर बड़बड़ाएंगे बचाओ बचाओ। 75 प्लस का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। तो मेरा कहना यह है, ये वो लोग हैं जो इंडिया गठबंधन वाले, चाहे वो अखिलेश के लोग हों, इसके वो हों राहुल गांधी के, जो सभाओं में संविधान की प्रति लेकर के घूमते के देखिए संविधान बचाओ। ये संविधान बचा रहे हैं। ये 1 साल पहले कि आप इस देश में क्रांति करना चाह रहे हैं, इस देश में आप आगजनी करना चाह रहे हैं, इस देश को आग की उसमें झोंकना चाह रहे हैं। वो तो इस देश का प्रधानमंत्री बहुत समझदार है, और उसने राजनीति के बहुत समय काटा, और पूरा समर्पित है राजनीति के लिए और देश के लिए। अदरवाइज जब ये किसानों के नाम पर जब विदेशी फंडेड वो चल रहा था, तो तब भी यही स्थिति थी। ये यही चाहते थे किस तरह यहां पर आग लगे, गोलियां चले, और फिर देश में जो है अराजकता फैले। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है। ये वो लोग हैं जो खुद तो ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, और होता क्या है, इनके बहकाव में कुछ अनपढ़ लोग आ जाते हैं। हालांकि कुछ पढ़े लिखे भी आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मॉब होता है वो अनपढ़ों का होता है। ये लोग कभी खुद नहीं फंसते, लेकिन होता क्या है, अल्टीमेटली उनको जेलों में जाना पड़ता है। जितने भी नक्सलाइट हैं, जितने भी नक्सलपंथी है, वामपंथी है, या किसी भी किस्म के जो जेलों में पड़े हैं, इन लोगों की वजह से ये लोग भड़का देते हैं। किसी भी आंदोलन की शुरुआत से पहले ये लोग इसको उकसाते हैं, क्योंकि इनका पक्का उनका विश्वास है कि जनता का हम पर कोई विश्वास नहीं है, जनता हमें नहीं जिताने जा रही है। और आप देख रहे हैं पिछले 10-11 साल में एक एक करके सब हारे जा रहे हैं, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। मुलायम सिंह का बेटा 2 टर्म से जो है बाहर है, जबकि तो मानते कि जैसे मेरी संपत्ति मुलायम सिंह की, मेरे पिता की संपत्ति मुझे मिली, वैसे एक कुर्सी भी मेरी है मुख्यमंत्री की, ये भी मुझे मिले। तो आज जैसे आप ये देखिएगा, आज ये लोग रो रहे हैं किस पे, शर्जिल इमाम और उमर खालिद और गुलफाम करके ऐसे 8-10 लोग जो यूएपीए में बंदे जिन्होंने दिल्ली का दंगा भड़काया, वो लोग गिरफ्तार हैं और जेलों में हैं। 5 साल से उनको बेल नहीं मिली। उसके लिए दोषी वो नहीं है, वो दोषी कोर्ट नहीं है, क्योंकि वही सरकार है इस बात को, जो इनके वकील हैं उनको पता है कि इनके खिलाफ चार्जेस ऐसे हैं कि इनको बेल नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की अगर बेल नहीं मिली कहीं से भी, तो अल्टीमेटली बेल न मिलने का मतलब यह कि बहुत कुछ इस बात का संकेत है कि अब इनको सजा होगी। इसलिए चाह रहे किसी तरह जो है ये जेल में कुछ टाइम अंडर ट्रायल रहे, और बाद में कभी सत्ता अगर बदल जाए, इनके बिल्ली के भाग्य अगर छीका फूट जाए, तो ये इनको बाहर निकाल देंगे, जैसे कि करते ही हैं। जैसे कांग्रेस में ये सब चलता है, किस तरह से उग्रवादियों को, अब आप सोचिए, आप सोनिया गांधी आतंकियों के मारे जाने पर जो है आंसू बहाया उसने, लेकिन उसी इनकाउंटर में
मोहन दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा भी मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनके लिए एक आंसू की छोड़िए जिक्र तक नहीं किया। तो आपकी तो पूरी उम्मीद है कि ये हमेशा यही करेंगे। लेकिन अब मेरा इससे भी बड़ा वो है प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। खुले आम ये धमकियां जा रही है, खुले आम जनता के बीच विद्रोह करने की बात चल रही है और सुप्रीम कोर्ट मौन लगाए बैठे। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति और गवर्नर के को आदेश दे रहा है, संविधान से बाहर जाकर के अपनी चला रहा है। ये वही हुआ है कि जो अगर कोई बुलडोजर कहीं पर चल गया किसी गलत उसपे तो उसपे स्टे देता, लेकिन यहां पर मौन साधे बैठा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ये ना भूले अगर ऐसी कोई स्थिति आई तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट चलाया गया। आंख होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, इन चीजों पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये सिर्फ उनका वो नहीं है, आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि 370 पे बहस कराओ, फलानी चीज में बहस कराओ और सारा टाइम बर्बाद करो। जब आप इन चीजों पे इंटरेस्ट लेते तो इस पे क्यों नहीं लेते हैं? तो देखिएगा, इनको बड़ी उम्मीद है कि जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ। बांग्लादेश को तो आपको याद होगा बिल्कुल यही कुछ हो रहा था उस समय भी, यही ऐसे बयान आ रहे थे कि अब ये होगा होगा। लेकिन ये इतना बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ के लोग इतने वो नहीं है, अनपढ़ नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कर देते हैं, बाकी नहीं है। तो बेफिक्र नहीं, लेकिन तैयार जरूर रहेगा, सतर्क जरूर रहेगा। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन, आप मेरे